नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूँ यह टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि यह पूरा प्रैक्टिस पेपर सेट हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। और इसमें रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य, उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग इत्यादि युगों से संबंधित प्रश्नों को मैंने इसमें समेटा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, इसलिए कृपया वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तमाम लोगों ने अलग अलग युगों की समय सीमा निर्धारित की है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? इनके अनुसार भक्ति काल का समय मित्रों ठहरता है, क विकल्प सही होगा, 1350 से 1650। दूसरा प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मतलब भक्ति में डूबे हुए साहित्य भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम रचे गए या कहाँ उसका शुरुआत हुआ? तो वह शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, क्योंकि सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर धार्मिक भावनाएं पहले सर्वप्रथम शुरू हुई थी और वहाँ से ही धार्मिक पुस्तकें लिखी जाने लगीं, धार्मिक साहित्य लिखे जाने लगे। तो दक्षिण भारत से सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई थी और वैष्णव संप्रदाय वाले लोग वैष्णवी होते थे और वो लोग जो साहित्य लिखते थे कहीं ना कहीं उसमें भक्ति की झलक होती थी। इसलिए भक्ति साहित्य का जो प्रादुर्भाव हुआ था, शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से हुई थी, उसके बाद देश के कोने कोने तक फैली थी। तीसरा प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह एक कथन है, यह एक स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, यानी साधना के क्षेत्र में जिसको हम ब्रह्म मानते हैं, साहित्य वाले वही उसी को रहस्यवाद कहते हैं। यह बात किसने कही थी? तो यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। यह आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट या कथन वो आपको याद करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भगवान कृष्ण के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? तो वह है ब्रह्मचरित्र। क विकल्प जो है वह सही है। पांचवा प्रश्न, रचना शिल्प की दृष्टि से सूर सागर, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है, एक ग्रंथ है, महाकाव्य है। इसमें कहा जाता है कि कुल 1.25 पद थे, ऐसी कहावत है। 1.25 पद पाए नहीं गए हैं, पर ऐसा माना जाता है कि उसमें कुल मिलाकर के 1.25 पद थे। तो रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? यह एक प्रबंध काव्य है, गेय मुक्तक काव्य है, यानी जिसको गाया जा सके और जिसमें प्रबंध काव्य जैसा शिल्प न देखने को मिलता हो, बल्कि मुक्तक कविताएं हो, छिटपुट कविताएं लिखी गई हो। खंड काव्य हो, महाकाव्य न हो, छोटा सा काव्य हो, छोटा काव्य खंड हो तो उसको खंड काव्य कहते हैं। चंपू काव्य हो। तो यहाँ पर देखिए, सूरसागर जो था वो गेय मुक्तक काव्य था, उसमें तमाम तरह के मुक्तक काव्य लिखे गए थे जिनको गाया भी जा सके। तो ख विकल्प सही था। छठवां प्रश्न है, रीतिकाल में, रीतिकाल में क्या हुआ? मुगल वैभव अपनी सीमा पर था, या दूसरा विकल्प है राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था, या राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे, मतलब अपने यहाँ राजाश्रय देते थे। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? या चौथा है उपर्युक्त सभी, यानी सभी जो ऊपर के लिखे गए विकल्प हैं, चौथा वाला विकल्प कह रहा है कि ये सभी। देखिए, मुगल वैभव भी अपनी चरम सीमा पर था रीतिकाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहारी जी थे, केशव थे, पद्माकर थे, ये सारे लोगों ने जो काव्य लिखे हैं उस समय मुगल जो वैभव था वो अपनी सीमा पर था, यह बात सत्य है। लेकिन इसके अलावा दूसरा विकल्प है राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था, मतलब ज्यादातर जो कवि थे उनको जीविकोपार्जन करने का कोई और रास्ता था ही नहीं, सिवाय इसलिए कि वो राजाश्रय करें और राजाओं की प्रशस्ति में कविताएं कहें, और राजा प्रसन्न होगा तो जाहिर सी बात है उनको इनाम देगा, पुरस्कार देगा, और पुरस्कार स्वरूप उनका क्या होगा? खर्च चलेगा। इसलिए ज्यादातर जो कवि थे वो लोग राजदरबारी कवि हुआ करते थे, चाहे वो भूषण रहे हों, चाहे मतीराम रहे हों,
तो ये लोग जो है राजदरबारी कवि हुआ करते थे। राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे, ये बात भी थी। तो उपरोक्त सभी जो विकल्प है यहाँ पर घ वाला ये सही होगा। 7वां प्रश्न है, बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? यानी बिहारी जी के जो काव्य था, बिहारी जी का जो काव्य था उसमें उन्होंने मुगल कालीन वैभव और विलास का वर्णन किया था। इस वर्णन का समर्थन किस यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत होता है जब कोई यात्री किसी देश से आकर के आपके देश में भ्रमण करता है और अपनी यात्रा का वर्णन किसी पुस्तक में करता है तो उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो मुगल कालीन वैभव विलास का वर्णन जो बिहारी जी ने किया था उसका वर्णन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? टेवर्नियर हैं, हॉकिंस हैं, मनुची हैं या बर्नियर हैं? तो याद रखिए हॉकिंस प्रेशर कुकर होता था जो बहुत ब्रांडेड कंपनी थी, उनका नाम याद रखिए हॉकिंस, ठीक है। उनकी पुस्तक में उनके यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन मिलता है। 8वां प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि क्या था भाई? रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा मतलब जो रीतिकालीन काव्य था उसमें जन समुदाय की उपेक्षा की गई। जन जीवन से जुड़ी हुई बातें, उनकी रोजमर्रा के जीवन में आने वाली तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम उतार चढ़ाव, जो सामाजिक परेशानियां थीं, आर्थिक परेशानियां थीं, और एक तरह से कह सकते हैं कि अन्य तरह की जो कुरीतियां समाज में फैली थी उसका वर्णन ज़्यादातर रीतिकालीन काव्य में नहीं मिलता है। रीतिकाल में श्रृंगारिक कविताएं ज़्यादा लिखी गईं, प्रशस्ति में कविताएं ज़्यादा लिखी गईं राजाओं की, क्योंकि राजाओं को खुश करना था। असली चीज़ तो था कवियों का मुख्य ध्येय कि भाई उनकी रोजी रोटी चले, और इसके लिए वो क्या करते थे, राजाओं की प्रशस्ति में गीत गाते थे। और राजाओं की प्रशस्ति में अगर भक्ति गीत गाएंगे तो राजा ज़्यादा प्रसन्न तो होंगे नहीं, कभी काल के लिए गा सकते हैं, तो ज़्यादातर श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई। तो दरबारी संस्कृति का प्रसार था, ये बात तो मान सकते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प देखिए, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। तो ज़्यादातर जो समुदाय था, जन समुदाय, वो आर्थिक रूप से निर्बल था। राजाओं का बोलबाला था, उनके अंडर में सब लोग रहा करते थे। तो कुल मिलाकर के राजा ही श्रेष्ठ रहते थे। तो जिनके बारे में लिखना उनके लिए जरूरी पड़ जाता था, क्योंकि राजाओं को खुश करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति, उनका परिवार चलता रहे। तो इसलिए उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण उपेक्षा जन समुदाय की जो हुई है, उसका एक कारण ये था कि जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था और उनके बारे में वर्णन करके कवियों को नहीं लगता था कि कुछ खास मिलने वाला है, क्योंकि राजा उनका वर्णन करके तो खुश होगा नहीं। तो समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। ये बात नहीं मानी जा सकती कि समाज नैतिक रूप से दुर्बल था, क्योंकि समाज में नैतिकता का पूरी तरह से ह्रास ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हुआ था। नैतिकता थी, लोग बड़ों का आदर करते थे और भाव भक्ति वाले भी थे, ये सारी चीज़ें थीं, और सामूहिक परिवार चलता था। तो समाज में कुछ कुरीतियाँ तो जरूर थीं, लेकिन नैतिक दुर्बलता यानी अपने स्वतः का नैतिक पतन ऐसा नहीं देखने को मिलता था। उस बात पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, कुछ हद तक मिलती थी, नैतिक पतन वाली बात होती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ख विकल्प ज़्यादा सही है, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। 9वां देख लेते हैं। और घ विकल्प दिया था कि जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। यह बात भी नहीं मिलती है, ठीक है, कि जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था इसलिए उपेक्षा की गई, ऐसी बात नहीं थी। जन समुदाय तब जो है गद्य भाषा का उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो जन समुदाय की भाषा कहीं ना कहीं काव्य या गेय और काव्यता वाले लक्षण को लिए हुए थी, ठीक है। और लौकिक और जो क्षेत्रीय बोलियां थीं वो प्रचार प्रसार में ज़्यादा थीं। तो जन समुदाय में काव्य की रुचि का अभाव था, ये बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति काल में सूरदास थे, मीराबाई थीं, कबीरदास जी थे, दादुर थे, तुलसीदास थे। ऐसे महान संत रीतिकाल से पहले हो चुके थे, जिनके द्वारा लिखे गए साहित्य, चाहे वो सूर सागर हो, चाहे सूर सरावली हो, चाहे तुलसीदास का लिखा हुआ ये रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, रामलला नाचो हो, जानकी मंगल हो, सारे साहित्य पहले लिखे जा चुके थे। और अगर ये साहित्य लोगों को पसंद नहीं आए होते तो कहीं भक्ति काल वाले साहित्य बचे नहीं होते। तो जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था, ये बात कहना ठीक नहीं होगा। दूसरा विकल्प ही सबसे ज़्यादा सही है। देखिए, थोड़ा सा मैं देर कर रहा हूँ इसलिए कि प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी खाली विकल्प बताते रहूँगा तो वो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, पर प्रश्नों के अंदर
क्या बात छिपी हुई, क्या पूछा जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता 4 विकल्प में दी गई है जो रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं थी? उक्ति वैचित्र्य, सामाजिक चेतना, आचार्यत्व, श्रृंगार वर्णन। केशवदास को देख लीजिए, केशवदास में आचार्यत्व की भावना आती है। ठीक है, एक कह सकते हैं रीति काव्य लिखे गए। रीति मतलब होता है परिपाटी, सिस्टम। वो संस्कृत काव्य के हिसाब से काव्य लिखे जाते थे, उनका अनुकरण किया जाता था हिंदी में कहीं ना कहीं रीतिकालीन, इसीलिए नाम भी इसका रीतिकालीन पड़ा। ठीक है, तो आचार्यत्व तो कहीं दिखाने की होड़ तो ज्यादा कवियों में थी ही, क्योंकि अलंकारिक कविताएं, रसपूर्ण कविताएं ज्यादातर लिखी गई। यहां तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल को अगर हम श्रृंगार काल कहें, अगर जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की का आलोचना साहित्य, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें उन्होंने पूरा इतिहास समग्र रूप से व्यवस्थित परिमार्जित पुस्तक उनकी मानी जाती है, उसमें उन्होंने कहा है ये बात को। तो आचार्यत्व की भावना तो थी ही, ये बात तो थी। श्रृंगार वर्णन भी था, उक्ति वैचित्र, उक्तियां लिखी जाती थी। आचार्यत्व इस ढंग का था कि किसी सिद्धांत या की बात वो करते थे तो थोड़े बहुत उदाहरण दे करके आगे बढ़ जाते थे, उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते थे। एक दिखावा तो कवियों में था ही, क्योंकि अलंकारपूर्ण और छंदपूर्ण कविताएं बहुत ज्यादा रीतिकाल में लिखी गई। सामाजिक चेतना का जो है उसमें अभाव कहा जा सकता है, क्योंकि राजा को सिर्फ आश्रयदाताओं की पड़ी थी, उन्हें जनता की नहीं पड़ी थी। तो समाज में क्या हो रहा है, समाज किस तरह से गति, समाज को किस तरह से गति मिलेगी, समाज में क्या बुराइयां हैं, इस पर रीतिकालीन कवियों का ध्यान रहा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, इससे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कम था, उसको ना मान करके ही चलिए। आगे आ जाइए, 10वां प्रश्न। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है रीतिकाल की? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा है, या अलंकार ग्रंथों की रचना है, या नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है, या प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति है? तो 10वां का ग विकल्प ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। श्रृंगारिक कविताएं ज्यादा लिखी गई, नायिका से संबंधित, नायिका भेद की बातें उनके काव्य में झलकती हैं, तो ग विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। 11वां प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, किसने दी है? मैंने यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, उसको सुधार लीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां नहीं आएगा। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो आधुनिक काल को गद्य काल की जो संज्ञा दी थी वह दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको गद्य काल भी कहा था आधुनिक काल को, क्योंकि गद्य की प्रधानता देखने को मिल गई थी कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि, हिंदी के आधुनिक काल की बात कही जा रही है दोस्तों, उसके काव्य की एक विशेषता यह है कि यह जन जीवन के साथ चला, इसमें करुण रस को प्रधानता मिली। तीसरा विकल्प है, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान को स्थान मिला, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी विकल्प आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जन जीवन के साथ चलने वाली भावना भी नजर आने लगी। आधुनिक काल हम कह सकते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग का जो पीरियड था। ठीक है, भारतेंदु युग तो हम कह सकते हैं प्रेमचंद्र के पूर्व वाला युग था, लेकिन द्विवेदी युग जो है प्रेमचंद्र युगीन था। आप प्रेमचंद्र के साहित्य को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो निर्मला हो, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो गबन हो, चाहे कर्मभूमि हो, कोई भी उपन्यास उठा करके देख लीजिए, उसमें जनजीवन की बातें लिखी गई हैं, निचले तबके के लोगों के संघर्ष की बातें उसमें लिखी गई हैं, समाज में क्या बुरी भावनाएं चल रही हैं, उससे निचले तबके को किस तरह से बचाया जा सके, उसकी क्या मजबूरियां हैं, इन सब सारी चीज़ों का वर्णन कहीं ना कहीं हमें भारतेंदु और द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में झलकना चालू हुआ, द्विवेदी युग में इससे बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया गया। तो आधुनिक काल जो कि भारतेंदु युग से शुरू हुआ, वहां से आधुनिक काल की काव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें जन जीवन के साथ चलने वाली बात कही गई थी, करुण रस को प्रधानता मिली है। ठीक है, करुण रस को अगर प्रधानता नहीं मिलती तो गोदान में होरी, जो कि एक गाय को लेने की या खरीदने की जो मंशा पाल करके वो पूरा जीवन जीता है, समाज की तमाम कुप्रथाओं को झेलता है, साहूकार से कर्ज लेता है, मित्र जो उसका भोला रहता है
उस भोला से गाय लेता है और भोला से गाय लेने के चक्कर में उसका बेटा गोबर और भोला की बेटी से विवाह कर लेता है, जो कि बाल विधवा रहती है, और उसके उपरांत उसको लेकर के भाग जाता है शहर में और उसके ऊपर दंड लगाती है पंचायत। उस दंड के चक्कर में उसे मजदूरी करनी पड़ती है और अंत में जो उसकी इच्छा थी गाय प्राप्त करने की, गाय तो वो भोला के यहाँ से लेके आता है, लेकिन उसका भाई हीरा कहीं ना कहीं उसकी नाद में जहर मिला देता है, गाय मर जाती है और अंत में उसकी पत्नी उसको, जो ब्राह्मण हैं वो भी एक कह सकते हैं कि जो कर्मकांड और दिखावे के चक्कर में ये कहते हैं कि इनको मुक्ति तभी मिलेगी जब इन्हें गोदान कराया जाएगा, और मरते समय उनके उनके हाथ से अंतिम छड़ी में मरणासन्न अवस्था में उसकी पत्नी धनिया जो है वह उसे गोदान कराती है। और इसी कहानी को और उसकी दशा को, होरी की और उसकी पत्नी की, उसके परिवार की दशा को उकेरने के लिए एक दबे तबके इंसान की मन स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों का वर्णन बड़ी गंभीरता से और बहुत बारीकी से करने की कोशिश प्रेमचंद जी ने की है। तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ करके करुण रस की भावना तो जाग ही जाती है मन में, तो इसमें करुण रस को प्रधानता तो मिलती ही है। सिर्फ इन्हीं के उपन्यास की बातें मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास लिखे गए थे, सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे, सामाजिक उपन्यास के अलावा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे, तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता चरम पर चला था, ये सब चीज़ें थी। इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान को स्थान मिला था, ये बात भी थी, और जीवन की विभिन्न समस्याओं को उकेरा गया था, उसके समाधान की बात भी कही गई। तो प्रयुक्त सभी विकल्प जो है, ये चौथा वाला सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों बातें जो ऊपर लिखी गई वो तीनों इसी में समाहित हैं और तीनों कहीं ना कहीं देखने को इस साहित्य में मिलती हैं। 13वां प्रश्न है, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में क्या मिलता है भाई? आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्र गौरव जगा था, या राष्ट्रीयता उजागर हुई थी, या समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई थीं, या उपर्युक्त सभी? तो राष्ट्र गौरव भी जगा था, कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना वाली बात भी कहने लगे थे कवि, राष्ट्रीयता उजागर हुई थी, राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम की भावना को उजागर करते हुए काव्य लिखे गए थे आधुनिक काल में। इसके अलावा समाज सुधार की भावनाएं भी मुखरित हुई थी, समाज सुधार की बातों को कहने के लिए तमाम ऐसे कवि हुए थे। सियाराम शरण गुप्त की ले लीजिए, एक फूल की चाह, उसमें उन्होंने समाज में जो छुआछूत की भावना है उस पर पूरा काव्य लिख डाला था। तो उपर्युक्त सभी जो ये विकल्प है यह सही है। 14वां प्रश्न है मित्रों, थोड़ा जल्दी करेंगे, आप लोग भी थोड़ा बोर हो रहे होंगे कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। प्रारंभिक गद्य की क्या भाषा थी? प्रारंभिक गद्य की भाषा भाई ब्रज थी, क्योंकि देखिए अवधि भी भाषा थी, लेकिन अवधि काव्य की भाषा थी, और आधुनिक काल आते आते आधुनिक भाषा जो अवधि थी वो भाषा के रूप में से लुप्त हो चुकी थी। अवधि का विस्तार सिर्फ और सिर्फ काव्य में देखने को मिलता, उसमें गद्य का कोई मेल नहीं नजर आता उस भाषा में। तो ब्रज भाषा जो थी वो प्रारंभिक गद्य की भाषा थी। आप ये देख सकते हैं, आपका परीक्षा गुरु जो था लाला श्रीनिवास दास का, आप पढ़ करके देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। इसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको कहा जाता है कि पहला उपन्यास था ये, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे आ जाते हैं, हिंदी साहित्य का गद्य का विकास। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ, या पद्य से पहले हुआ, या पद्य के बाद हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो 15वां का ग विकल्प सही है, पद्य के बाद हुआ हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य से बाद हुआ। आप देख लीजिए आधुनिक काल में, चाहे वो आप पृथ्वीराज रासो देख लीजिए, जो रासो ग्रंथ लिखे गए, इसके बाद भक्ति साहित्य पूरा देख लीजिए, ज़्यादातर पद्य है, उसमें गद्य तो सवाल ही नहीं है। उसके बाद रीति काल में भी आप देख लीजिए, तो गद्य साहित्य काफ़ी दिन बाद, काफ़ी काल मतलब सालों के बाद ये प्रकट हुआ, और गद्य के बाद पद्य रचना शुरू हुई। तो ये पद्य के बाद शुरू हुआ था गद्य रचना। 16वां प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया? यानी आधुनिक काल जो है उसमें ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया है? खड़ी बोली ने, राजस्थानी ने, डिंगल ने, या अपभ्रंश ने? किसने ले लिया था? तो देखिए इसमें जो है क विकल्प सही होगा, वह होगा खड़ी बोली ने। खड़ी बोली ने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया।
और खड़ी बोली के पहले रचनाकार कौन थे? आप कमेंट लिख करके हमें बताइएगा। ये प्रश्न मैं आपसे अतिरिक्त पूछ रहा हूँ। 17वां प्रश्न है, सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित है। सुख सागर, ठीक है, सदा सुखलाल सुख सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर, ये आपने पढ़ा होगा। तो सदा सुखलाल जी ने सुख सागर लिखा था, और इसकी विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर यह लिखा गया है, संदर्भ क्या है, किससे रिलेटेड है? तो वह है 17वां का क विकल्प, भागवत पुराण से रिलेटेड है ये। 18वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य लिखा उस धारा को किस ओर मोड़ा? श्रृंगार प्रियता की ओर मोड़ा, रीति ग्रंथों की ओर मोड़ा, या रीति ग्रंथों यानी परिपाटी वाला ग्रंथ जो मैंने कहा आपसे, निर्गुण भक्ति की ओर मोड़ा, या स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा? तो 18वां का घ वाला विकल्प ज्यादा सही है, स्वदेश प्रेम की ओर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मोड़ा था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला दैनिक समाचार पत्र यानी रोज निकलने वाला डेली न्यूज पत्र कौन सा था? बंगदर्शन, समाचार सुधावर्णन, उदंत मार्तंड, या भारत मित्र? तो ग विकल्प सही है, उदंत मार्तंड जो था यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 20वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों, इसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था? भारतेंदु युग में पत्रकारिता शुरू हुई थी, या भारतेंदु पूर्व युग में शुरू हुई थी, या भारतेंदु के बाद, या आधुनिक युग में? ये दो मेरी से गलती से हो गया भाई, इसको हटा दीजिएगा, मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है, ये हटा दीजिएगा, ये विकल्प में नहीं है, आधुनिक युग में। तो क्या है भाई, कौन सा विकल्प सही है? तो 20वें का ख है, भारतेंदु युग से पूर्व में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद